सेंध लगाने में कामयाब होगी? आप उन्हें बताइए। अब की बार किसकी सरकार शो में आज आपको गांधीनगर और सेंट्रल गुजरात के बाकी इलाकों की राजनीति समझाते हुए लोगों की राय दिखाएंगे। इस बार गुजरात के लोग किसे चुनना चाहते हैं? तो सबसे पहले बात उसी गांधीनगर सीट की जहां से अमित शाह इस बार मैदान में हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता था, लेकिन क्या 2019 के चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को गांधीनगर से टक्कर दे पाएगी? क्योंकि इस सीट से अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनावी मैदान में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की लोकसभा सीट पर बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत है कि 1989 के बाद बीजेपी यहां कभी नहीं हारी। हालांकि बीजेपी से पहले इस सीट ने कांग्रेस के कई दिग्गजों को जिताया है। इस सीट के पहले सांसद सोमचंद्रभाई सोलंकी थे, जो कांग्रेस के थे, लेकिन 1989 में इस सीट से बीजेपी के लिए शंकर सिंह वाघेला चुनाव लड़े और वो जीते। 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़े और वो जीते। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े और वो जीते। फिर 1998 से 2014 तक ये सीट लाल कृष्ण आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रही। लेकिन अब इस सीट को बरकरार रखने की जिम्मेदारी अमित शाह पर है। अमित शाह ने नामांकन वाले दिन न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान कहा था कि न सिर्फ गांधीनगर सीट बल्कि पूरे गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। 2014 में गुजरात में इतिहास बना था लोकसभा चुनाव में। इस बार क्या वो इतिहास को आप दोहराने जा रहे हैं? न सिर्फ दोहराएंगे, इससे भी बड़ी मार्जिन के साथ 26 सीटें मोदी जी की झोली में डाली जाएंगी। 2014 में आप सवाल पूछ रहे थे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इस बार विपक्षी पार्टियां आपसे सवाल पूछ रही हैं, तो दोनों चुनाव में कितना अंतर है? इस बार भी कांग्रेस कटघरे में है। वो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं या नहीं चाहते? पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं या नहीं चाहते? शहीदों के जवानों की शहीदगी का बदला लेना चाहते हैं या नहीं चाहते? आज भी वो कटघरे में। अमित शाह के इस दावे को नाकाम करने की कोशिश कांग्रेस ने पहले ही कर दी है और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने गांधीनगर सीट से ही की है। गांधीनगर में पार्टी को मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने इस बार वर्किंग कमेटी की बैठक गांधीनगर के पास ही अदलाज में की थी। बैठक के बाद हुई रैली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया था। आप गुजरात के हर घर में जाओ, गांव में, शहरों में जाओ और गुजरात की जनता को बताओ कि पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी वायदे कर रहे हैं। किसानों के लिए वायदे किए, एक वायदा पूरा नहीं किया, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखा देती है। और आने वाले चुनाव में आप यहां पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस पार्टी को जिता के दोगे। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि यह देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है, जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है, और किसी ने यह देश नहीं बनाया है। यह देश और किसी का नहीं है। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहाँ बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आगे जैसे परेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है, और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़ें। कांग्रेस नेताओं का दावा तो ये भी है कि गांधीनगर सीट पर भी अमित शाह को कांग्रेस हराने की स्थिति में है। जब गांधीनगर की बात करते हैं इस मत विस्तार की, तो मुझे पूरा भरोसा है। टोटल 7 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उस 7 में से आज भी कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो, वो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में 110% लीड लेके बाहर आएगा। बात रह गई बची हुई 3 कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो पिछले विधानसभा के चुनाव को नज़र में रख के अगर बात करें तो मैं समझता हूँ 2-2.5 लाख का डेफिसिट है। वो आगे 4 में से सरप्लस होके जो निकलने वाला है, तो इसमें से डेफिसिट तो 110% कम हो रही है। अगला आदमी कितना लोकल लेवल पे कनेक्टिविटी डेवलप कर सकता है, उस पे हार जीत का निर्भर रहता है। लेकिन अब जबकि
एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के कक्ष का आदमी अगर यहाँ लड़ता है तो ये 110% हाई प्रोफाइल बनने वाली सीट है और हमें उम्मीद है कि हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो अच्छे से अच्छा परिणाम लाएंगे। 12 मार्च की गांधीनगर में कांग्रेस की रैली के दौरान मंच पर एक चेहरा ऐसा भी था जिसने गुजरात में बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने में कांग्रेस की बड़ी मदद की है। हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हालांकि हार्दिक पटेल खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इससे पटेल वोटर्स का ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ हो सकता है। गांधीनगर लोकसभा सीट पर जिस पार्टी के साथ पटेलों की वोट बैंक रहती है वो पार्टी चुनाव जीत जाती है, क्योंकि इस सीट पर 2,44,000 पटेल वोटर है। हार्दिक पटेल के आंदोलन के बाद पटेल काफी नाराज हुए थे। अब देखना ये होगा कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पटेलों को अपनी ओर खींच पाती है या नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हार्दिक पटेल ने गुजरात में पाटीदार आरक्षण को लेकर आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में पटेल समुदाय के लाखों लोगों ने हार्दिक का साथ दिया। पाटीदार आंदोलन को दबाने के लिए गुजरात सरकार को बल प्रयोग भी करना पड़ा और आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुए। माना जा रहा है कि इससे पटेल समुदाय में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। इस वजह से ही बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नुकसान इसलिए ज्यादा क्योंकि गुजरात में पटेल समुदाय 80 के दशक से लगातार बीजेपी के साथ रहा है। 1980 के दशक में गुजरात के कांग्रेसी मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने खाम का नारा दिया था। खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। माना जाता है कि इस फॉर्मूले से पाटीदार नाराज होकर बीजेपी की तरफ आ गए। गुजरात में पाटीदार वोट करीब 20% है। पाटीदार का समर्थन मिलने से ही 1990 के दशक में बीजेपी गुजरात में मजबूत हुई। गुजरात की लगभग 70 विधानसभा सीटों पर पाटीदार वोट जीत और हार तय करती है। इसमें ज्यादातर सौराष्ट्र की सीटें हैं, लेकिन सेंट्रल गुजरात में भी कई लोकसभा सीटों में पाटीदारों की तादाद अच्छी खासी है। दूसरी तरफ सेंट्रल गुजरात में क्षत्रिय और आदिवासी वोटरों में कांग्रेस की पहले से मजबूत पकड़ है, इसलिए बीजेपी सेंट्रल गुजरात में घिरती हुई दिख रही है। और अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए खुद अमित शाह गांधीनगर सीट से मैदान में उतरे हैं। लेकिन जातिगत गुणा भाग के अलावा इस इलाके के लोगों का रुझान क्या है? गांधीनगर में गर्मी का पारा करीब 42 डिग्री पहुंच चुका है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। कुछ नौजवान हैं यहाँ पर चॉकलेट सफारी आइसक्रीम खा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि आने वाली सरकार उनको कैसी चाहिए और कैसा नेता चाहिए उन्हें। आप बताइए कि मोदी या राहुल गांधी? ऑफ कोर्स मोदी। क्यों? क्योंकि वो गुजराती है, इसलिए प्राइवेट और उनका काम भी गुजरात में बहुत बोलता है। इसलिए देख सकते हैं आप, 24 घंटे बिजली मिलती है, सड़कें हैं, सब कुछ तो बढ़िया है अभी तो। और क्या नया चाहिए? नौजवान हैं आप, नौजवानों के लिए क्या चाहिए, क्या अपेक्षा है? हमें तो पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। और सरकार दे रही है क्या? हाँ दे रही है ना, बहुत ही अच्छा है। और एक तो 15 लाख मिलेगा ना, वो चाहिए हमें तो। आप बताइए, आपको 15 लाख चाहिए या 72,000? 15 लाख ज़्यादा है इसलिए। नहीं, चलिए अब सरकार की बात कर रहे हैं, आप मौका देना चाहेंगे? हाँ नहीं, पुरानी सरकार ही खुश है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, मोदी जी ने बहुत ही सारा अच्छा काम किया है। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि मोदी को वोट करे। शहर में अभी तो एक ही है सर, बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है माहौल अभी। और जो है वैसे भी मोदी साहब ने जो किया हुआ है वो सब कुछ वो बेटर है कि बीजेपी अगले 5 साल आए और उसके भी 5 साल आगे भी बीजेपी आती जाए। वजह यही मोदी सर अच्छे, क्योंकि वो प्योर, वो ब्रेव, हमें उनके दिल में कुछ नहीं है किसी के लिए बुरा करने का, ये सब कुछ वो कुछ, कि वो खुद ही करप्शन फ्री है। अमित शाह फाइनली वही लगते हैं अभी तो मुझे। और बीजेपी ने जो काम किया है ये 5 सालों में, मुझे यही लगता है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा और बीजेपी आए तो अच्छा है हमारे लिए। स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी कुछ किया है उन लोगों ने, सो बीजेपी ही अच्छा है हमारे लिए। वो चाहे कुछ भी कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा दे, पर गुजराती ही आने वाला है, मीन्स कि नरेंद्र मोदी ही आने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की होगी और आने वाले वर्षों में बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया को इतने आगे पहुंचाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। सर गरीबी हटाओ कई साल से चल रहा है, तो अभी तो मोदी जी अच्छा ही काम कर रहे हैं, आतंकवादी के सामने लड़ रहे हैं और सब बढ़िया ही चल रहा है अभी 5 साल में। क्योंकि कोई व्यक्ति को 5 साल कम पड़ता है, इसलिए हमें उसको मौका देना चाहिए, इसलिए मोदी साहब को ही जिताना है। गांधीनगर के अलावा वडोदरा सीट भी बीजेपी का मजबूत गढ़ है। वडोदरा जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। अहमदाबाद और सूरत के बाद गुजरात में सबसे अधिक शहरी सीट वाले वडोदरा में बीजेपी के किले में सेंध लगाना आसान नहीं है। लंबे अरसे से भाजपा का मजबूत गढ़ रहने की वजह से ही
2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से चुनाव लड़ा था और 5 लाख से अधिक मतों से रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। हालांकि वाराणसी सीट का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी ने जीत के बाद यहां की लोकसभा सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन यहां लोगों का रुझान समझ पाना मुश्किल नहीं है। इस बार फिर गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए यहां की जनता बीजेपी की तरफ झुकी हुई दिखती है। घूमते फिरते हम पहुंच गए एक योग आश्रम में, जहां पर लोग हर रोज योग करते हैं स्वस्थ रहने के लिए और चाहते हैं कि देश की राजनीति भी इसी तरह से स्वस्थ हो। खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि योग करे, फिट रहे। इन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या है, कौन सा नेता उन्हें पसंद है। सर, ये बताइए कि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, किस मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? हम लोग इंटीग्रिटी देखेंगे, ऑनेस्टी देखेंगे, और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी जो लीडर में होगी उसको हम वोट देंगे। और हम गवर्नेंस देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, और किस तरह से पब्लिक को सर्विसेज आने वाले दिन में मिलेगी, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से कौन सा नेता बेहतर है? मेरे हिसाब से आज के दौर में देखें तो नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं उसको 10 में से 8 दूंगा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जबरदस्त टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में। आप किस आधार पर वोट देंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? वो देश की सुरक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आरोग्य है, ये सभी मान्य रखता है ज़्यादा। आप बताइए, आपको क्या किस चीज़ के आधार पर वोट करना? एम्प्लॉयमेंट इशू है, सर्विसेज इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ये सब इशू है। चुनावों में देखिए महिलाओं का योगदान काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। हर कोई नेता है जो महिलाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, हर चुनावी वादे होते हैं। आप बताइए कौन से मुद्दे ध्यान में रखेंगे महिलाएं के तौर पर? फर्स्ट आई रिफर एजुकेशन। जो एजुकेशन मतलब महिला सशक्त है तो पीछे सब कुछ स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। और मैं फेवर करूंगी नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक बच्चों का फियर भगाने के लिए जो मन की बात जो उसको पे फोकस किया। जो 10th और 12th की एग्ज़ाम के पहले जो उनका स्पेशल सेशन रहता है बच्चों के साथ इंटरेक्शन का, तो उसमें उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है उसी जगह पे। तो बच्चों को इधर उधर भागते नहीं है। और बेसिकली आई एम हैप्पी विद दिस पॉइंट। एजुकेशन है प्लस आप जैसे महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे भी यहाँ पे नियर बाय साणंद में इन लोगों ने स्पेशल एक एम्पावरमेंट के लिए एक स्पेशल प्लॉट एलोकेशन किया है अपना रूपाणी जी ने, हाँ सरकार ने। तो उसमें काफ़ी सारा, थोड़ा सा पीछे रखेंगे सर, तो उसमें काफ़ी सारी महिलाओं को एक स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म मिला है कि आप अपना कुछ करना चाहो तो एक बेस मिला है, उस पर लोन, मुद्रा लोन है, ये लोन है, तो उससे वो अपना एक बेस स्ट्रॉन्ग करके खड़ा हो सकती है। इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी उनको उतारा है। हाँ, उनका मतलब टीवी में देख के तो मुझे, और जो लेक्चर्स है वो सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो उनके पीछे भी लोग हैं पागल, जितने राहुल के पीछे नहीं है उतने वो प्रियंका गांधी मैडम के पीछे है सब। मतलब लेडीज़ को देखोगे उनके वो रैली में तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब पागल है, उस तरह वो उनका बिहेवियर ये वो। पर ठीक है, मैं मेरा व्यू बता रही हूँ। पूरे देश को पार्टीगत विचार से ऊपर उठ करके बस एक पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, और वो है देश। देश जो है वो सबसे प्रमुख चीज़ है। पार्टी आती है जाती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, हमारा देश एक रहना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए जनता को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अगली पार्टी को सिर्फ परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि देश में जो हमारी ज़रूरतें हैं, रोजगार का इशू है, स्वास्थ्य का इशू है, अब स्वच्छता का इशू है, इन तमाम चीज़ों में अगर मुझे लग रहा है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस परिवर्तन के लिए हम कुछ कदम उठाएं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एक योग के मैसेज के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता से होगा सकल विश्व कल्याण। गांधीनगर में लोगों की राय बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन इस बार गुजरात में बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। बीजेपी के पास बड़ी चुनौती है 26 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने की। तो कांग्रेस भी पाटीदार वोटरों को अपनी तरफ कर बीजेपी के किले को ढहाने की कोशिश करेगी। गुजरात की सभी 26 सीटों पर तीसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। गांधीनगर से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।